Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with some of the important concepts of physics. In last video I had already discussed about the equilibrium of the charges. In this particular lecture I will be discussing about the different types of equilibrium of the charges. If the time permits, then I will discuss about the relative permittivity along with different charging process. Okay, so let's understand first of all what is the meaning of equilibrium. In last class I have already discussed about this meaning, but still I am discussing the meaning of equilibrium. So equilibrium, suppose there is a point and over that point if the net force is 0, then that point will be stationary. If the point is stationary, the point is said to be in equilibrium. Okay, the point is said to be in equilibrium. Now with this meaning I have to discuss about the different types of equilibrium of the charges. So let's go for that. Equilibrium जिसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया. दो पार्ट में कौन कौन सा पार्ट? एक तो स्टेबल और दूसरा क्या? अनस्टेबल. अब पॉइंट ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा. चलो इसको अपने रियल लाइफ से समझते हैं. मान लिया जाए कि आप 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यूअसली 2 घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका एक दोस्त अचानक आया और आपको बोला चलो गेम खेलने चलते हैं. तो आप क्या हो गया? डाइवर्ट हो गए और आप गेम खेलने चले गए. ठीक है, आप गेम खेलकर वापस आ रहे हो, है ना. वापस आए और फिर से आप अपने स्टडी को ज्वाइन कर लिया आपने. क्लियर? फिर से आपने अपने स्टडी पे कंसंट्रेशन शुरू कर दिया. इसका मतलब है कि आपको डाइवर्ट तो किया गया, आप अपने पॉइंट से डाइवर्ट हुए, लेकिन वापस अपने पॉइंट पे जब आ जाते हैं आप, है ना, वापस आपने स्टडी करना शुरू कर दिया. इसका मतलब है कि आप स्टेबल हैं, है ना. लेकिन मान लिया जाए कि आपको डाइवर्ट किया गया था, आपको गेम खेलने के लिए बुलाया गया था और आप गेम खेलने चले गए, लेकिन जब वापस आए तो फिर से आपने स्टडी नहीं किया, आपने रोक दिया. इसका मतलब आप अनस्टेबल हैं, है ना. तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको अगर किसी भी पॉइंट को उसके पोजीशन से डाइवर्ट किया जाता है और वो पॉइंट वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, मतलब अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है, इसका मतलब वो पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. क्लियर है? लेकिन अगर वो पॉइंट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है. इसी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से समझते हैं फोर्स के सेंस में. ओके, मान लिया जाए एक पॉइंट ए है. कौन सा है? एक पॉइंट ए है जो पॉइंट इस इक्विलिब्रियम में है. किसमें है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब उसमें नेट फोर्स क्या है? 0. ये पॉइंट ए है, वो इक्विलिब्रियम में है और उस पॉइंट को ए से बी तक मूव कराया गया और बी तक मूव कराने के बाद छोड़ दिया गया. तो छोड़ जब दिया गया तो ये वापस ए पे आ जाएगी. अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ए से बी तक ले जाने के बाद भी, उसको डिस्टर्ब करने के बाद भी, डाइवर्ट करने के बाद भी बी से वापस अगर ए पे आ जाता है, इसका मतलब है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है. तो अगर मैं दूसरा पॉइंट क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, मान लिया जाए एक पॉइंट ए है जो इक्विलिब्रियम में है, जो किसमें? इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन स्टेबल है या अनस्टेबल ये चेक करना है. तो ये ए से हमने इसको बी पे डिस्प्लेस कर दिया और बी पे डिस्प्लेस करने के बाद इसे छोड़ दिया. जब छोड़ दिया तो ये वापस उसी डायरेक्शन में अगर चली जाए और वो उसी डायरेक्शन में चली जाए, वापस ना आए, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट था ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट था. क्लियर है? सो इस दो पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हुए इसका एप्लीकेशन हम लोग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, है ना. इस पहले पॉइंट में हमने क्या बोला कि मान लिया जाए हमारा एक चार्ज क्यू है यहाँ पे और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे क्यू है. क्लियर? हमें मालूम है ये चार्ज और ये चार्ज दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव पोलैरिटी का है. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, अगर उन दो चार्ज के बीच में किसी टेस्ट चार्ज को रखना है ना, किसी टेस्ट चार्ज को रखना है, इक्विलिब्रियम में टेस्ट चार्ज को कहाँ रखा जाए? तो हमेशा उन दोनों चार्ज के बीच में रखा जाए. अगर पोलैरिटी सेम है तो दो चार्ज के बीच में रखा जाता है टेस्ट चार्ज को. वेरी गुड. लेकिन एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक रखा जाता है. लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का पोलैरिटी सेम है, इसका मतलब है टेस्ट चार्ज बीच में रखा जाएगा.
अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब है टेस्ट चार्ज सेंटर पे रखा जाएगा, है ना। अगर ये कम छोटा होता तो टेस्ट चार्ज इसके नजदीक रखते, अगर ये छोटा होता तो टेस्ट चार्ज इसके नजदीक रखते, लेकिन दोनों चार्ज बराबर है, इसलिए हम टेस्ट चार्ज को कहां रखेंगे, सेंटर पे। वेरी गुड, हमने कहां पे रखा, सेंटर पे, टेस्ट चार्ज को सेंटर पे रखा। और ये टेस्ट चार्ज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर दो चार्ज सेम पोलैरिटी के हो तो टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। अच्छा, इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। फोर्स ऑफ रिपल्सन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ रिपल्सन इसकी वजह से इस पे, अच्छा इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। अभी हमने बोला कि ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली यहां पर ध्यान से देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच का सेपरेशन सेम, इसका मतलब है दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम। तो फोर्स अगर सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। मतलब ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, ए, है ना। ये इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया है। अब ए पॉइंट से अब हमें चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल के लिए ये कंडीशन वैलिड होगा, अनस्टेबल के लिए ये कंडीशन वैलिड होगा। तो वैलिड करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो हम चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे। तो ए से हम लोग कहां पर ले जा रहे हैं, हम लोगों ने क्या है, ए से बी पर लाया क्यू चार्ज को, वेरी गुड। लेकिन अभी ध्यान से देखिए, पहले इनिशियली इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना था, इतना। लेकिन जब इस चार्ज को हम यहां से यहां लाए तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर सेपरेशन बढ़ जाता है तो हमें मालूम है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सेपरेशन स्क्वायर, है ना। तो अगर सेपरेशन बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसलिए डायरेक्शन ये है। अब इन दो चार्ज के बीच का फोर्स, ये तो अभी क्या हो गया, पहले सेपरेशन ये था, अब ये सेपरेशन ये हो गया, मतलब सेपरेशन कम हो गया। सेपरेशन अगर कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब जब हम ए से बी तक लेके गए तो बताइए नेट फोर्स किस डायरेक्शन में ज्यादा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना। इसका मतलब है ये इस चार्ज को अगर मैंने यहां पर छोड़ दिया तो ये वापस इधर आ जाएगी, है ना। मतलब ए से बी तक हम जब ले गए तो हमने देखा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब बी पे इसको छोड़ दिया जाता है, वो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब है जब वापस आ जाती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। जब हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर पुटिंग द नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। अगर मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज को रखा, माइनस क्यू चार्ज, वेरी गुड। अभी भी देखिए प्रोडक्ट दोनों का सेम है ना। अब दोनों का सेपरेशन भी सेम है। मैंने बोला था कि अगर टेस्ट चार्ज को, अगर दो चार्ज हैं जिसकी पोलैरिटी सेम है तो टेस्ट चार्ज हमेशा बीच में रखते हैं, वेरी गुड, बीच में रखते हैं। लेकिन हमेशा चार्ज को इन दोनों के बीच में रखते हैं, लेकिन चार्ज को कहां पे रखा जाए, छोटे वाले चार्ज के नजदीक। लेकिन यहाँ दोनों चार्ज तो सेम है, इसलिए चार्ज को कहां पर रखा जाए, सेंटर पे, इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली तो फोर्स ये होगा, दोनों साइड में फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर। तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमें चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसको हमने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, यहाँ पर हम लोग लाए, यहाँ पे बी पॉइंट पे, वेरी गुड। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था, पहले माइनस क्यू था, सॉरी पहले ये इतना था, लेकिन अब सेपरेशन कितना हो गया, ये इतना हो गया, है ना। अब ये सेपरेशन ज्यादा हो गया, सेपरेशन ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ जब लाया गया तो सेपरेशन ज्यादा हो गया। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सेपरेशन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा। पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके कंपैरेटिवली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन इन दोनों के बीच का सेपरेशन, पहले ये था सेपरेशन, अब ये हो गया, इसका मतलब सेपरेशन कम हो गया। सेपरेशन कम हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। Have you got my point? तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर हम ए से बी की ओर लेके जा रहे हैं और वो बी के डायरेक्शन में ही जाना चाह रहा है,
उसी डायरेक्शन में। क्या ये वापस आने वाला है? नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये अनस्टेबल है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? अब हम तीसरे पॉइंट को समझते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि जब हम टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को जब हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली उस लाइन पे ही अगर हम मूव करा रहे हैं, तो हमने देखा जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो स्टेबल और जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अनस्टेबल। क्लियर है? लेकिन क्या हॉरिजॉन्टली ही मूव करा सकते हैं? क्या वर्टिकली हम लोग मूव नहीं करा सकते? तो वर्टिकली भी मूव करा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव द टेस्ट चार्ज वर्टिकल टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू चार्जेस। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कि मान लिया जाए एक चार्ज यहाँ पे Q है और एक चार्ज यहाँ पे Q है। वेरी गुड। और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा जो प्लस Q चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करें? वर्टिकली डिस्प्लेस किया। अभी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं कर रहे, अभी हम लोग कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं? वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को हमने, ये Q है, ये पॉइंट B हो गया, मतलब A से हम B लेके गए। वेरी गुड। तो अभी इस पे नेट फोर्स देख लेते हैं कि कितना होगा। नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज को, दो चार्ज को ज्वाइन करते हैं और उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लिखते हैं। तो हमने ये फोर्स का डायरेक्शन लिखा। क्लियर? जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया। तो इसकी वजह से भी होगा। अब ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये मान लो कि एक पॉइंट है, ये मान लो एक पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट पे इधर भी फोर्स लग रहा और इधर भी फोर्स लग रहा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे? तो क्लियर है ये पॉइंट ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है दोनों, है ना। तो ये पॉइंट क्या है? ऊपर की ओर। इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। वेरी गुड। इसका मतलब है जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को ए से जब बी लेके गए तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये वापस नहीं आएगा। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अनस्टेबल है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जब दो चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो ये स्टेबल होता है, लेकिन उसी पॉजिटिव चार्ज को अगर वर्टिकली मूव करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए चौथा कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया जाए ये चार्ज हमारा Q है और यह चार्ज हमारा Q है और यहां पर हमने रखा -Q चार्ज। ये पॉइंट A है और इसको डिस्प्लेस किया हमने, ये -Q चार्ज, ये पॉइंट B हो गया। वेरी गुड। अब A से B तक ले गए तो इस पे तो फोर्स देखना पड़ेगा। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करें? पहले तो लाइन से ज्वाइन कर दें इन दोनों को, और हम लोग जानते हैं ये Q है और ये -Q, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये इधर आएगा। इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दें, है ना। अभी ध्यान से देखिए ये Q और ये -Q है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वेरी गुड। अब इस पॉइंट को मैं यहां पर रखता हूं, ये पॉइंट मान लेते हैं, और इसको इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। ये पॉइंट किधर जाएगा? नीचे या ऊपर? नीचे जाएगा। मतलब इसका जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये -Q चार्ज को A से B की ओर लेके जा रहे हैं तो ये B से A की ओर आना चाहता है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करना चाहता है। इसका मतलब है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा है? स्टेबल। तो मैं इस 4 पॉइंट से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये 4 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लिया जाए ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव है और बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये चार्ज पॉजिटिव है और बीच वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन कराते हैं तो वो स्टेबल होता है। उसी तरीके से अगर ये दो चार्ज नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता तो हॉरिजॉन्टल मोशन कराते हैं तो स्टेबल होता है ना। लेकिन अगर ये दो चार्ज पॉजिटिव है और इसको हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कराया, किसको? -Q को, तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर ये दो चार्ज, वेरी गुड, ये अनस्टेबल हो गया। क्लियर? लेकिन अगर मैंने बोला इस चार्ज को, अगर दो चार्ज पॉजिटिव है और उसके बीच में अगर टेस्ट चार्ज को रखा गया है और इस टेस्ट चार्ज को वर्टिकल मूवमेंट करवाया गया, हैव यू गॉट माय पॉइंट? वर्टिकल मूवमेंट करवाया गया तो ये अनस्टेबल हो गया। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था तो स्टेबल था, वर्टिकल मूवमेंट हुआ तो अनस्टेबल हो गया। लेकिन जब दो टेस्ट चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराया गया तो अनस्टेबल है, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट कराया गया तो स्टेबल हो गया,
हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो यहाँ पर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्टेबल होगा जरूरी नहीं कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबल हो, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में अनस्टेबल होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर तीनों चार्ज सेम पोलैरिटी का हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेबल होता है, तीनों चार्ज में से अगर टेस्ट चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबल होता है। दैट्स ऑल, है ना। सो इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में समझा, लेकिन इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज -10Q है, याद। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि जब सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए टेस्ट चार्ज को बीच में रखते हैं, लेकिन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को किसी एक साइड में रखते हैं, या तो इस साइड में रखो या तो इस साइड में रखो, है ना। तो अगर हमने एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज को कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पे छोटे वाले चार्ज के नजदीक। ये Q है और ये 10Q है, तो छोटा वाला चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने मान लिया कि ये पोजीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा, है ना। तो ये पोजीशन हमने मान लिया A, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम। लेकिन A से अगर हमने B पे मूव कराया, A से अगर हमने B पे मूव कराया इस टेस्ट चार्ज को, अभी ध्यान से देखते हैं, अगर A से B पे थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं इसको, है ना, ये B पॉइंट है, मतलब A से अगर B पर डिस्प्लेस किया तब अभी क्या होगा देखते हैं। तो अगर डिस्प्लेस किया तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर जो सेपरेशन था, अब ये सेपरेशन लगभग डबल हो गया। डबल हो गया तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर सेपरेशन डबल होगा तो फोर्स 4 टाइम रिड्यूस कर जाएगा, है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम रिड्यूस कर जाएगा। तो इसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये फोर्स क्या होगा, 4 टाइम रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन मैं इस फोर्स की बात करूं कि पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये था, लेकिन अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है। तो अभी बताइए सेपरेशन में बहुत ज्यादा चेंज आया क्या? सेपरेशन में बहुत कम चेंज है। पहले तो ऑलरेडी बहुत बड़ा सेपरेशन था, अब उसमें थोड़ा सा और सेपरेशन बढ़ा दिया गया, मतलब 10Q के कारण से जो सेपरेशन है उस सेपरेशन में बहुत कम चेंज आया है। अगर सेपरेशन बहुत कम बढ़ा है तो फोर्स भी बहुत कम घटेगा, है ना। मतलब फोर्स तो घटेगा क्योंकि सेपरेशन बढ़ा है, लेकिन फोर्स घटेगा, लेकिन जितना ये फोर्स घटा उतना क्या ये फोर्स घटेगा? नहीं, ये फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? क्योंकि इसकी वजह से यहां पर सेपरेशन बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से जो सेपरेशन है वो डबल हो गया। तो अगर सेपरेशन डबल तो फोर्स तो 4 टाइम रिड्यूस कर जाएगा। तो अभी देखेंगे नेट फोर्स किधर जा रहा है, नेट फोर्स इधर जा रहा है। क्लियर? अगर नेट फोर्स इधर जा रहा है तो मैं इसको A से B लाया था, फिर ये B से A पे ही जाना चाह रहा है, मतलब ये पॉइंट स्टेबल होगा, अपने पोजीशन पे आना चाह रहा है। ठीक है, अब 6 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 6 पॉइंट्स का क्या है कि मान लिया जाए फिर से वही Q और ये -10Q। क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं? वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर अभी क्या रखा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को A से फिर हमने कहाँ रखा, B पे कर दिया, है ना, B पे -Q चार्ज। फिर से हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस था पहले सेपरेशन इन दोनों के बीच में, अब ये सेपरेशन क्या हो गया, डबल हो गया। तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, लेकिन अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच का, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी है। तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। वेरी गुड, फोर्स रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों में क्या है, पहले ये था सेपरेशन तो फोर्स ऑफ रिपल्सन था वो इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी सेपरेशन ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये सेपरेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ा सा चेंज आया है। तो थोड़ा सा चेंज मतलब फोर्स में रिडक्शन तो होगा लेकिन थोड़ा सा रिडक्शन होगा, मतलब रिडक्शन तो होगा लेकिन थोड़ा सा रिडक्शन होगा। क्लियर? रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्या है, इन दोनों में क्या है, सेपरेशन डबल हो गया इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गया, लेकिन इसका सेपरेशन में डबल नहीं आया, डबल नहीं आया इसलिए डबल 4 टाइम रिड्यूस नहीं करेगा। इसके सेपरेशन में थोड़ा चेंज आया इसलिए फोर्स में भी थोड़ा चेंज आएगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है।
अगर नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है तो ये चार्ज किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। इसका ये मतलब है जब मैं ए से इसको बी ले जा रहा है तो बी के डायरेक्शन में ही जाना चाह रही है, तो क्या ये स्टेबल हो सकता है? नहीं। अगर बी से ए आता तो स्टेबल होता, इसका मतलब ये अनस्टेबल पॉइंट है। क्लियर है? तो हमने क्या बोला कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर एक क्यू है और यह -10 क्यू है, तो अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये स्टेबल होगा, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा तो ये अनस्टेबल होगा। विद दिस वी हैव अंडरस्टूड the stable equilibrium point and unstable equilibrium point, or stable equilibrium configuration of the charges or unstable equilibrium configuration of the charges. Okay, now so हम लोगों ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी को जानने से पहले, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी को जानने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ लेना चाहिए? चार्जिंग प्रोसेस, है ना। चार्जिंग प्रोसेस इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें इंडक्शन आता है। इंडक्शन से हम पोलराइजेशन समझ सकते हैं और पोलराइजेशन से या फिर आयोनाइजेशन से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? चार्जिंग प्रोसेस। ओके, तो चार्जिंग प्रोसेस क्या है? चार्जिंग का मतलब क्या? अच्छा, चार्जिंग का क्या मतलब? चार्जिंग का ये मतलब है कि कोई अगर न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, इसलिए उसे न्यूट्रल बॉडी कहा जा रहा है। तो अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस पर अगर मैंने न्यूट्रल बॉडी से अगर मैंने मान लो कि नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया, मान लो ये पेन एक न्यूट्रल बॉडी है, इससे हमने नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया, तो इस पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, है ना। जब पॉजिटिव चार्ज बचेगा मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज कर दिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं चार्जिंग प्रोसेस। तो चार्जिंग प्रोसेस अलग अलग होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी पर रख दिया, ये न्यूट्रल बॉडी इस पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इसमें एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। मतलब अब हम पॉइंट ये है कि हम चार्ज को कैसे हटाएं और कैसे डालें, है ना। चार्ज को कैसे हटाएं और कैसे डालें, तभी तो वो चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? चार्जिंग प्रोसेस के बारे में। मतलब इफ देयर इज एनी न्यूट्रल बॉडी एंड इफ द न्यूट्रल बॉडी हैज excess amount of positive or negative charge due to any process, that is known as charging, है ना, that is known as charging of the neutral body. Okay, so charging process कौन कौन से? तो पहला चार्जिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रबिंग, मतलब न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है ना। रबिंग मतलब फ्रिक्शन, है ना। दूसरा कंडक्शन, है ना, बाय टचिंग, कंडक्शन, ये समझेंगे क्या होता है। और तीसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब विदाउट टच, विदाउट टच। सबसे पहले हम लोग रबिंग को समझते हैं। रबिंग क्या है? मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है ना, एक न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने इस न्यूट्रल बॉडी पे रब किया, है ना, इस न्यूट्रल बॉडी पे रब किया। जब मैं इसको रब करूंगा तो रब करने के बाद इस पे जो फ्री चार्जेस होंगे, जो कुछ भी फ्री चार्जेस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। जब रिमूव हो जाएंगे तो मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गए, तो इस पे क्या एक्सेस चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। मतलब आप अगर किसी बॉडी को रब करते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, है ना, तो क्या होगा? उस पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, कुछ चार्ज हट जाएंगे, जिसके कारण से कुछ अलग पोलैरिटी के चार्जेस एक्सेस हो जाएंगे। इसकी वजह से हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? उस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। क्लियर? तो हमारा एक प्रोसेस है रबिंग। हमारा क्या है? एक प्रोसेस है रबिंग। क्लियर है? अब रबिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से दो बॉडी को रब किया जाए। पॉइंट ये है, मान लिया जाए कि मैंने एक पेन को इस स्टील से रब किया, तो रब करने के बाद मैंने बोला कि इस पे पॉजिटिव है, ये इस पे पॉजिटिव है। हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है इसमें भी, इस पे पॉजिटिव हो, इस पे नेगेटिव, या हो सकता है कि इस पे नेगेटिव हो और इस पे पॉजिटिव। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक सीरीज तैयार किया गया कि किस पे पॉजिटिव हो सकता है और किस पे नेगेटिव हो सकता है रबिंग के बाद। तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। उस सीरीज को समझने के लिए हमें एक
एक जो है ये जो नोट्स की तरह आप लोग रख लीजिए। उस सीरीज को अगर समझना है तो इस नोट्स की तरह हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि यहां पर नोट्स में ग्रैंडफादर wants sister's mother run with plastic सनग्लास। ठीक है, मैं इसको क्यों लिखा है अभी मैं बता रहा हूं कि क्यों मैं लिख रहा हूं। इसका सभी जो वर्ड है उसका पहला लेटर है ना जी, तो पहला लेटर जी है। जी से होता है ग्लास, एफ से फ्लैनल, उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू से उल, उसके बाद एस, एस से सिल्क, उसके बाद एम, एम से मेटल, उसके बाद आर, आर से रबड़, और उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू से वैक्स, और ये प्लास्टिक, प्लास्टिक ही रहेगा यहाँ पे, पी से प्लास्टिक, और ये पे ये एस से सल्फर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये सीरीज आपको याद रखना है, और ये सीरीज आप इस तरीके से इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे तो ये सीरीज आपको याद रहेगा। क्लियर? अब ये सीरीज हमने क्यों लिखा ये इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से देखते हैं इस सीरीज को हमने ऐसा क्यों लिखा। ये ध्यान से देखिए, ये ग्लास है, ये फ्लैनल है, ये ऊल है, ये सिल्क, ये मेटल, इस तरीके से ये सीरीज बनाई गई। अब यहाँ पर मैंने बोला ये जो ग्लास है ये हमेशा इस पे जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। कभी भी हो किसी के साथ रब करो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप, और ये जो सल्फर है ये सल्फर से किसी को रब करो ये हमेशा इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, किसी से भी रब करो इसमें से। क्लियर है? क्यों मैंने बोला कि ग्लास को अगर फ्लैनल से रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव होगा और फ्लैनल पे नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनिए, ग्लास को अगर फ्लैनल से रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव और फ्लैनल पे नेगेटिव, लेकिन अगर फ्लैनल को ऊल से रब करोगे तो फ्लैनल पे पॉजिटिव और ऊल पे नेगेटिव। इसका मतलब है जो अपर मोस्ट है, जो ऊपर वाला है उस पे हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे वाले पे नेगेटिव। क्लियर? अब डिपेंड करता है किसको किससे रब किया गया है ना। सिल्क को अगर फ्लैनल से रब करोगे तो फ्लैनल पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव, लेकिन सिल्क को अगर रबड़ से रब करोगे तो सिल्क पे पॉजिटिव हो जाएगा और रबड़ पे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नीचे वाले हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसलिए ये सीरीज को याद रखना जरूरी है ना। इस सीरीज को याद रखेंगे, इट्स कंपल्सरी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट। ये रबिंग प्रोसेस था है ना, रबिंग प्रोसेस के लिए हमने ये लिखा था। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन का मतलब क्या है? फिर से कंडक्शन के थ्रू हम चार्ज डेवलप करेंगे ना, कंडक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कंडक्शन मतलब टचिंग, कंडक्ट करना है ना। तो मान लिया जाए कि एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी मतलब ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, और मैंने बोला ये चार्ज बॉडी है, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये अनचार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसे चार्ज करना है हमें, है ना, इसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है इस पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, इसको जब मैंने इसके साथ टच कराया, क्या कराया? टच कराया, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, है ना, कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये जैसे ही हमने टच किया, तो टच करने के बाद कंडक्शन की वजह से, है ना, कंडक्शन मतलब अगर ये कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, तो टच करने के बाद कंडक्शन की वजह से इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे बच जाएगा। मतलब पहले तो ये न्यूट्रल था, लेकिन इसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, जिसके कारण से ये बॉडी चार्ज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। मतलब इफ देयर इज एन अनचार्ज बॉडी एंड देयर इज ए चार्ज बॉडी, then if the charged body is kept in contact with the uncharged body, then uncharged body will become charged up, है ना। Have you got my point? So this is the conduction process. तो कंडक्शन प्रोसेस को सिंपल सा कि अगर मान लिया जाए, हमने यहाँ पर फिगर से हम लोग समझते हैं,
कि मान लिया जाए ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस है। वेरी गुड। और यहाँ पर हमारा एक चार्ज बॉडी है जिसको हम लोगों ने बोला इस पे एक्सेस नेगेटिव चार्जेस है। क्या है? एक्सेस नेगेटिव चार्जेस, चार्ज है ना। अभी इसके कांटेक्ट में नहीं लाएगा, लेकिन जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाया गया, अच्छा ये न्यूट्रल है या नहीं है? ये न्यूट्रल है। देखो ये थ्री पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, मतलब सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए ये न्यूट्रल है ना। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करना है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। वेरी गुड। जैसे ही हमने इसको टच कराया तो इस पे कुछ चार्जेस तो इस पे रह गए और कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया। वेरी गुड। जब कुछ चार्ज इसके अंदर आ गया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने रिमूव कर लिया। वेरी गुड। तीसरा स्टेप क्या है, इसको हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद पहले तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे इसको टच करने के बाद रिमूव कर लिया तो इस पे कुछ एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गए। तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गए तो इसको हमने नाम दिया नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या नाम दिया हमने? इसे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बोला। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको चार्ज कर दिया, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। दिस इज नॉन एज कंडक्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इंडक्शन प्रोसेस। हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, है ना। इंडक्शन में क्या है कि किसी अनचार्ज बॉडी को या किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो बिना टच किए हुए, किसी भी चार्ज बॉडी से बिना टच किए हुए उस पर चार्ज डेवलप करना है। तो कैसे? हमारा तीसरा प्रोसेस है इंडक्शन। इंडक्शन, मान लिया जाए हमारा एक बॉडी है, ये है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। वेरी गुड। ये अभी न्यूट्रल है, देख के ही पता चल रहा है ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने एक मान लिया जाए एक बॉडी हमने लाया इसके नजदीक में, और इस बॉडी पे क्या है? एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? जब इस बॉडी पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल होंगे इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस क्या होंगे? रिपेल करेंगे। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, ये भी अट्रैक्ट, ये नेगेटिव यहां चला जाएगा, इस नेगेटिव के कारण से ये नेगेटिव यहां जाएगा और ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, ये भी नेगेटिव इधर, ये भी नेगेटिव इधर। तो हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। टच नहीं किया हुआ है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन के कारण से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये वाला नेगेटिव इधर, ये वाला नेगेटिव इधर, ये वाला नेगेटिव इधर, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ध्यान से देखिए, एक साइड पॉजिटिव हो जा रहा है और दूसरा साइड क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो रहा है। और ये यहां पे है, ये जो हमारा ये यहां पे है, तो एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अभी भी ये न्यूट्रल है, लेकिन हमें इसको चार्ज करना है, चार्ज करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस कंडक्टर को और इस जो न्यूट्रल बॉडी है इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ की एक कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज को या तो खींच लेता है या चार्ज को प्रोवाइड करता है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज दे देता है ना। ये अर्थ की एक कैपेबिलिटी है। तो क्या है अर्थ क्या है, अर्थ को हमने कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इससे पहले ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव बाहर क्यों नहीं आ रहा था? बाहर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर एयर था, और एयर क्या होता है? इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर के थ्रू कभी भी चार्ज बाहर नहीं आते, है ना। एयर, इसके बाहर क्या है? एयर है, तो एयर तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के थ्रू कभी भी चार्ज कंडक्ट नहीं करता है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसको अर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, किसके हेल्प से? कंडक्टर के हेल्प से। ये क्या है हमारा? कंडक्टर। कंडक्टर क्यों कनेक्ट किया हमने? क्योंकि कंडक्टर की एक एबिलिटी है कि वो चार्ज को आसानी से कंडक्ट करने देता है। क्लियर है?
तो यहां से क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज यहां से अर्थ में चले जाएंगे, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, वेरी गुड, ये सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले गए, ये सारे नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे थे वो कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चले गए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या बचा है, ये, उसके बाद जैसे अर्थ में चला जाएगा उसके बाद इस कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इस कंडक्टर को हम लोग रिमूव कर देंगे, और कंडक्टर को जब रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, है ना, ये हो जाएगा। ये तो हमने रिमूव कर दिया। अब ध्यान से देखिए क्या एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, हाँ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ये करने के बाद इस बॉडी को भी यहां से हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हमने क्या किया इस प्रोसेस में, सबसे पहले हमने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाया न्यूट्रल बॉडी के सामने। जैसे नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाया तो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज रिपेल कर जाएंगे। तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग अर्थ के साथ कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। कंडक्टर के थ्रू इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि कंडक्टर चार्ज को कंडक्ट करने देता है, तो इसके थ्रू चार्ज कंडक्ट हो जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी पे, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम देखा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये इंडक्शन प्रोसेस है ना। ये इंडक्शन प्रोसेस में मैं यहाँ पर इसलिए स्ट्रेस दिया, रिलेटिव परमिटिविटी समझाने से पहले मैंने यहाँ इसलिए स्ट्रेस दिया क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि चार्ज क्या है, एक साइड में पॉजिटिव हो जा रहा है और दूसरे साइड में नेगेटिव हो जा रहा है। क्लियर, एक साइड में पॉजिटिव, एक के नेगेटिव चार्ज लाने से एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर, जब एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव, मतलब चार्ज के बीच का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी में। ओके, सो थ्री प्रोसेस आर देयर टू चार्ज अप द बॉडीज, द न्यूट्रल बॉडी, those three processes are as rubbing, conduction and induction. Now we have to understand the relative permittivity. क्या पढ़ना है, relative permittivity। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी इसको के भी बोलते हैं, कैपिटल के। इस कैपिटल के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के और एप्सिलॉन आर दोनों सेम है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं तो ई एप्सिलॉन आर यूज करते हैं। जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो वहीं पे हम लोग इसको के यूज करते हैं, दोनों चीज सेम है ना। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के पहले हमें ये मालूम है कि मान लिया जाए एक चार्ज यहाँ पे Q है और यहाँ पे एक चार्ज Q है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, और इन दो चार्ज को अगर मैंने वैक्यूम में रखा है, कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है, ठीक है, तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा, है ना। ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। इस पे भी फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पे फोर्स जो लग रहा है उसको हमने F0 लिखा। क्या लिखा, F0। अच्छा, F0 क्यों लिखा, नोट का मतलब वैक्यूम हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। क्लियर है, मतलब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोगों ने बोला F0। तो F0 का हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इसका फोर्स कितना होगा तो आप क्या लिखोगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना, ये लिखा हमने, वेरी गुड। अच्छा, K को हम लोग जानते हैं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्लियर, ये हमने लिखा F0। क्लियर। लेकिन जब इस चार्ज को हम लोग पानी में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, पानी में, वेरी गुड। मतलब अगर मैंने बोला
कि इसी सेम चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को, पहले क्या था, वैक्यूम था, वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। अब इसको हम लोगों ने कहां पर रख दिया, वाटर में। जैसे ही हमने इसको वाटर में रखा, ये चार्ज वही क्यू चार्ज और यही वही क्यू चार्ज, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R। जब हमने इसको पानी में रखा तो ये जो चार्ज है, ये क्यू चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब एक्सेस चार्ज है ना, एक्सेस चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाटर में आने के बाद, ये वाटर स्पेस जो है, ये स्पेस वाटर का है, तो वाटर में आने के बाद ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक कर देगा। किसमें ब्रेक कर देगा, H+ और O- आयन में। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो H+ और O- आयन में जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक O- आयन अट्रैक्ट हो जाएगा और H+ आयन रिपेल करेगा, जैसे अभी मैंने बताया पोलराइजेशन के केस में, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो माइनस चार्ज होगा ये इसके चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो वाटर है यहां पर वाटर में रखा गया, तो वाटर जो मॉलिक्यूलों को ब्रेक हो जाएंगे H+ O- आयन में। तो जैसे ही H+ O- आयन में ब्रेक हुआ तो माइनस जो चार्ज होगा इस चार्ज के चारों तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी ओर और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये जब यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसके चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन यहां पर Q2 चार्ज होने की वजह से ये Q2 चार्ज भी कुछ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो इस साइड से कुछ चार्जेस इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इस साइड मतलब इस साइड ज्यादा चार्ज हो जाएंगे और इस साइड कम चार्ज होगा, क्लियर है। इस साइड ज्यादा चार्ज हो जाएगा और इस साइड कम चार्ज होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस Q1 चार्ज को लूं तो एक Q2 की वजह से एक फोर्स लग रहा था, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। Q2 की वजह से एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, वेरी गुड। लेकिन अभी हम देखेंगे इस Q1 पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। लेकिन इसके अलावा इधर भी नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन इधर कम नेगेटिव चार्ज है और इधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस चार्ज पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर होगा, इधर या इधर, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर। पहले से इस चार्ज की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक और फोर्स इधर लगेगा, एक एडिशनल फोर्स, है ना। इस फोर्स को कैंसिल करके सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स इधर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर एक फोर्स इधर लगेगा, अब ध्यान से देखें तो अब इस पे जो फोर्स है, पहले जो फोर्स था F0 और अभी जो इस चार्ज के डेवलप होने के कारण से, पोलराइजेशन के कारण से, आयोनाइजेशन के कारण से, आयोनाइजेशन के कारण से क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो रहा है जो इस फोर्स को कम कर दे रहा है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये समझ में आया? ये समझ में कि जब हमने इसको वैक्यूम में रखा था तो इसमें एक फोर्स लग रहा था F0, इधर भी ये F0 है तो इधर भी क्या होगा, F0 फोर्स लग रहा था। लेकिन जब इसी चार्ज को हमने पानी में रखा तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन के कारण से एक साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और नेगेटिव चार्ज के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से ये जो फोर्स पहले था वो फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अभी जो नेट फोर्स यहां पे आया है ना, कहां पे, जब किसी मीडियम, वाटर मतलब किसी मीडियम में रखा गया, मतलब फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। तो हमने क्या बोला, जो मीडियम का फोर्स है, मीडियम का फोर्स है वो जो वैक्यूम के फोर्स से रिड्यूस हो जा रहा है, किसी फैक्टर से रिड्यूस हो जा रहा है। हमने क्या बोला, जब इसको वैक्यूम से हमने वाटर में रखा तो इसका जो मीडियम का फोर्स है ये वैक्यूम के फोर्स से 81 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। कितना टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है, 81 टाइम्स। मतलब इसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को वाटर में रखने पे इन दोनों पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था वो फोर्स ऑफ रिपल्सन 81 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। और इस 81 टाइम्स जो जिस फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, इसी फैक्टर को हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट किया।
किससे रिप्रेजेंट किया, एप्सिलॉन आर से। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हमने यहाँ पर क्या रखा कि एफएम जो ये फोर्स है, फोर्स इन एनी मीडियम, क्लियर, फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोगों ने क्या बोला, रिलेटिव परमिटिविटी एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर से जो मीडियम का फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस फैक्टर से मीडियम का फोर्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तो अब हम इस पॉइंट को ही यहां पर आगे समझते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जो एफएम है यहां पे, एफएम वो क्या लिख रहे हैं हम लोग, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, है ना। मतलब हम लोगों ने बोला कि एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर को फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं। एप्सिलॉन आर इज द फैक्टर बाय विच द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस केप्ट इन वैक्यूम इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू रिड्यूस्ड, है ना। जिस फैक्टर से फोर्स रिड्यूस हो जाता है उस फैक्टर को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। वेरी गुड। अब एप्सिलॉन आर को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम। मतलब एप्सिलॉन आर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो ये हम एप्सिलॉन आर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और एप्सिलॉन आर को बोल सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच द फोर्स इन मीडियम गेट्स रिड्यूस्ड विथ रेस्पेक्ट टू द फोर्स इन वैक्यूम, है ना। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। वेरी गुड। अब इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जब हमने यहाँ पर लिखा ये एफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, और एफ नॉट के बारे में हम लोग पहले से मालूम है। एफ नॉट क्या होता है, एफ नॉट हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। एफ नॉट क्या था, के इंटू क्यू वन, के ना लिखकर हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ये FM क्या होगा, इस FM को हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। इसका मतलब है एप्सिलॉन को आप यहां पर एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इस एप्सिलॉन को हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से हमने एक और तरीका डिफाइन किया रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी विल बी यूनिटलेस, बिकॉज ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है, तो ये क्या होगा, यूनिटलेस। क्या एप्सिलॉन नॉट यूनिटलेस क्वांटिटी है? नहीं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमने पढ़ा है। इस तरीके से हम लोग एप्सिलॉन आर को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर इज द फैक्टर बाय विच द फोर्स इन एनी मीडियम गेट्स रिड्यूस्ड विथ रेस्पेक्ट टू द फोर्स इन वैक्यूम, है ना। दूसरा, एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity to the permittivity in free space or in vacuum. Okay, with this I would like to conclude my lecture, so I will meet in the next class. Okay, thank you.